सो बेसिक मैं बता देता हूँ आपको आज क्या होगा। आज हम दोनों फील्ड की, आर्टिस्ट मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग एंड प्रमोशन, दोनों की इंट्रो देख रहे होंगे। इंट्रोडक्शन में हम देख रहे होंगे ओवरऑल एक थीम क्या होगी थ्रू आउट, एंड हम बेसिक्स हर, जैसे ही आज आपकी वर्कशॉप है, सो आज हम लास्ट में आपको कुछ इंटरेस्टिंग वर्कशॉप के लिए केस स्टडी देंगे जिन पे आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना होगा, एंड नेक्स्ट वर्कशॉप में आप उसे प्रेजेंट कर रहे होगे, ठीक है। सो बेसिकली आज हम एक ओवरव्यू लेंगे दोनों ही फील्ड्स का, ठीक है। और दूसरी चीज़, आज हम ये वर्कशॉप दोनों एक साथ क्यों करा रहे हैं, इसका रीज़न है एक, क्योंकि ये दोनों फील्ड्स आर्टिस्ट मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग दोनों ही एक साथ काम करेंगे, इसलिए हम आज ये दोनों फील्ड्स एक साथ एंड दोनों की वर्कशॉप एक साथ करा रहे हैं, ठीक है। लास्ट मिनट हम वेट करते हैं, उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मार्केटिंग वाले कितने हैं एंड मैनेजमेंट वाले कितने हैं? रेस रेस कर सकते हो आप लोग हैंड? मार्केटिंग वाले अभी करो, सिर्फ सिर्फ मार्केटिंग वाले। ओके, नाइस। मार्केटिंग, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ओके। हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर रहे होंगे मैनेजमेंट से ही, ठीक है। एंड मैनेजमेंट का एक पार्ट है मार्केटिंग, ठीक है। फिर वहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे होंगे मार्केटिंग को, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे होंगे ओवरऑल एक थीम क्या है आर्टिस्ट मैनेजमेंट की, ठीक है। अब इसमें इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। आर्टिस्ट मैनेजमेंट का रोल क्या होता है, कितने कितने टाइप के आर्टिस्ट मैनेजर्स होते हैं ओवरऑल इंडस्ट्री में, और दूसरी बात कि हम ये ओवरऑल म्यूज़िक को लेकर के सारी जितनी भी आर्टिस्ट की मैनेजमेंट है वो सारी कवर कर रहे हैं, वो सारी म्यूज़िक को लेकर के कर रहे हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट होते हैं जिनको हम बस धीरे से बस टाइप्स देख रहे होंगे कि इन इन टाइप्स के मार्केटिंग या फिर इन टाइप्स के आर्टिस्ट मैनेजमेंट के लोग होते हैं, बट हम काम करेंगे म्यूज़िक के ऊपर ही, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अगर आप देखो, अगर कोई भी आर्टिस्ट है, ठीक है, एंड उसे ग्रो करना है, ठीक है, वो एक अकेला ग्रो नहीं कर सकता है, उसके पास एक टीम होनी चाहिए, ठीक है। वहीं पे रोल में आता है आर्टिस्ट मैनेजर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आर्टिस्ट मैनेजर क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। आपने जस्टिन बीबर का नाम सुना होगा, ठीक है। सो अब जस्टिन बीबर जस्ट यूट्यूब वीडियोस पोस्ट करते थे, ठीक है। उसके बाद उनको एक बंदा मिला जिसने उस जस्टिन बीबर को स्काउट किया, ठीक है। एंड उसके बाद उसने जस्टिन बीबर को ग्रो किया, एंड बाद में जाके आज के टाइम पे सबसे बड़ा ग्लोबल आर्टिस्ट है जस्टिन बीबर। ये रोल होता है एक आर्टिस्ट मैनेजर का। एंड नाउ अब हम देखेंगे कि आर्टिस्ट मैनेजमेंट क्या क्या है, ठीक है। अब इसमें 3 डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। सबसे पहला म्यूज़िक बिजनेस, ठीक है। दूसरा आ जाता है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में क्या आ जाते हैं कि टूर्स हो गए, ठीक है, टिकट सेलिंग, ये सारी फील्ड्स आ जाती हैं डिफरेंट की, डिफरेंट आर्टिस्ट मैनेजमेंट की, ठीक है। तीसरी चीज़ आ जाती है इसमें म्यूज़िक, फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूज़िक बिजनेस, लॉजिस्टिक। तीसरी चीज़ आता है लॉज, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि अगर आप एक आर्टिस्ट है, उसका गाना पब्लिश हो रहा है, हो सकता है वो गाना कहीं पे कॉपीड हो या कुछ ट्यून्स उस गाने में कहीं से ली गई हो, ठीक है। सो उस ट्यून की कॉपीराइट जिसके पास होगी उससे डील करने के लिए एक अलग आर्टिस्ट मैनेजर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है एंड क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक आर्टिस्ट मैनेजर। अब देखो, सबसे पहले कैरियर प्लानिंग। अब एक आर्टिस्ट है, ठीक है, उसकी 10 साल में वो क्या ग्रोथ करेगा, वो किस किस टाइप के गाने रिलीज़ करेगा, ठीक है, वो किस किस टाइप के कंटेंट को पोस्ट करेगा, किस किस सिंगर्स के साथ उसे कोलैब करना है, ये सारा चीज़ 10 साल का आर्टिस्ट मैनेजर करता है, ठीक है।
अब दूसरी चीज़ आ जाती है इसमें कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस। अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस में होता क्या है कि सपोज करो एक आर्टिस्ट है, उसको टी सीरीज या किसी बड़े लेवल के पास जाना है, ठीक है, एंड उसने उसकी साइनिंग अमाउंट रखी है 2 करोड़ की, ठीक है। अब हो सकता है कि जो आर्टिस्ट मैनेजर बहुत अच्छा होगा, वो क्या करेगा, उसकी जो डील्स हैं उनको 4 करोड़ तक ले जाए। एक हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूँ ये, ऐसा होता नहीं है, बट अगर आर्टिस्ट मैनेजर अच्छा होगा, उसे एक्सपीरियंस होगा, तो वो क्या करता है कि नेगोशिएट करता है कॉन्ट्रैक्ट्स को आर्टिस्ट को, कि जिससे आर्टिस्ट को ज़्यादा बेनिफिट हो सके, ठीक है। तीसरा चीज़ आ जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इसमें। ये भी आर्टिस्ट मैनेजमेंट के अंडर ही होता है, ठीक है, बट जब आप एक कंपनी के अंडर काम कर रहे हो तो ये सारी फील्ड्स बढ़ जाती हैं। अब इसमें है क्या, इसमें सबसे पहले हैंडलिंग करना बजट्स की, ठीक है, पेमेंट कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है, एंड उसके पेमेंट के डेट्स क्या क्या हैं। सपोज करो कि आपने एक पेमेंट रिसीव करी आज, ठीक है, सो आज की डेट पे उसे क्या काम मिला उस पेमेंट के थ्रू, ये सारा काम मैनेज करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टीम का काम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसमें ब्रांडिंग एंड इमेज। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक प्रोफाइल है, सपोज करो बादशाह है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जैसे वो एयरपोर्ट पे जाता है तो उसके पीछे बहुत सारे कैमरा लेकर के, फ़ोन्स लेकर के बंदे उसे शूट कर रहे होते हैं, जिसको नॉर्मल टर्म में पापाराजी कहते हैं, ठीक है। सो अब उस टाइप की पीआर, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग करना आर्टिस्ट मैनेजमेंट का एक हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टूर एंड इवेंट मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होता है कि जो आर्टिस्ट है उसको जैसे आप सपोज करो कि आप सिनेमा हॉल्स जाते हो, ठीक है, मूवी देखने के लिए, वैसे ही कितने लोग होते हैं जो शोज़ जाते हैं, म्यूज़िक शोज़ जाते हैं। सो सिनेमा हॉल भी एक ऑनर का होता है ना, वैसे ही जो कंसर्ट जहाँ पे म्यूज़िक के होते हैं वो भी किसी ऑनर का होता है। सो उस ऑनर से बात करना, और टिकट कितनी होगी आपके आर्टिस्ट की, पर टिकट ऑनर को कितने पैसे जाएंगे, एंड पर टिकट आर्टिस्ट के पास कितने पैसे आ रहे हैं, ठीक है। ये सारा काम जो होता है टूर एंड इवेंट मैनेजर का होता है, ठीक है। नेटवर्क एंड इंडस्ट्री रिलेशंस। अब इस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। यहाँ पे क्या होता है कि जो मैनेजर होता है ना, एक तो ये हो सकता है कि वो पहले से इंडस्ट्री में हो, ठीक है। सो अगर वो पहले से इंडस्ट्री में है तो उसके लिंक्स हो सकते हैं अच्छे, ठीक है। वो हो सकता है किसी और को पीछे मैनेज करके आ रहा हो, या फिर वो ये भी हो सकता है कि उसने बड़े बड़े लेवल्स के लिए काम किया हो। बट अगर कोई मैनेजर है जिसको मीन्स कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, अभी उसने अपना फ्रेश स्टार्ट किया है, सो उसके लिए ये पूरा सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। सो अब इसमें होगा क्या, जो फ्रेश स्टार्ट कर रहा है वो क्या करता है कि जो की पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने बताया ब्रांडिंग एंड इमेज, टूर एंड इवेंट मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों पे फोकस करता है। क्योंकि जब ये ग्रो करेंगे, जब उसकी इमेज बढ़ेगी आर्टिस्ट की, जब उसके टूर्स होंगे, तो रिलेशन ऑटोमेटिकली अच्छे होने लगते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। अब इसके अलावा हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के मैनेजर होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल मैनेजर होता है इसमें, ठीक है। तो पर्सनल मैनेजर क्या होता है कि वो सबसे क्लोजेस्ट होता है आर्टिस्ट के। उसमें होगा क्या कि जो उसके सारे कॉल्स, मीन्स एक दिन में कितने कितने कॉल्स हैं, उसे किससे मीट करना है, आर्टिस्ट को नेक्स्ट मीट कौन सा है, उसका स्पॉन्सर कौन होगा, ये सारा चीज़ हैंडल करने का काम होता है पर्सनल मैनेजर का। वहीं पे बिजनेस मैनेजर नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि ये उसकी जितनी बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, चाहे उसकी स्ट्रीम्स के नंबर्स हो गए, चाहे उसकी स्पॉटिफाई से कितनी पेमेंट आ रही है, या उसे एक म्यूज़िक वीडियो के लिए कितने पैसे देने हैं। सो ये सारा काम बिजनेस मैनेजर का हो जाता है। टूर मैनेजर भी पहले से समझ में आ रहा है कि उसकी टिकट्स एंड उसकी जो टूर्स होंगे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, जैसे अभी दिलजीत दोसांझ शोज़ कर रहे हैं इंडिया में। सो उनका एक टूर मैनेजर है, ठीक है, जो उनके सारे पर्टिकुलर टूर्स को मैनेज कर रहा है कि एग्जैक्ट टाइम पे हमें यहाँ रहना, आज चंडीगढ़ में रहना है, अगर परसों अगर शोज़ है दिल्ली में, सो परसों कैसे हर एक टीम, पूरी टीम कैसे पहुँचेगी दिल्ली में, ये सारा काम टूर मैनेजर का होता है, ठीक है। रोड मैनेजर, अब ये दोनों थोड़ा सिमिलर काम करते हैं, रोड मैनेजर एंड टूर मैनेजर दोनों,
बट डिफरेंट क्या हो जाता है कि जो रोड मैनेजर होता है ना वो पूरी क्रू के ऊपर काम कर रहा होता है। सपोज करो एक आर्टिस्ट है, जैसे सपोज करो दिलजीत दोसांझ है। सो एक दिलजीत दोसांझ को मैनेज करने के लिए टूर मैनेजर होगा। बट रोड मैनेजर क्या होता है कि उस पर्टिकुलर, जैसे इल्यूमिनाटी करके अभी शो चल रहा है दिलजीत दोसांझ का। सो उस पर्टिकुलर इल्यूमिनाटी के शो में कोई पियानिस्ट होगा, कोई गिटारिस्ट होगा, एंड हो सकता है कोई ड्रमर्स हो। सो ऐसे करके जितने भी म्यूजिशियंस दिलजीत के साथ हैं अभी, उन सबको मैनेज करने का काम होता है रोड मैनेजर का। और ये जो रोड मैनेजर होता है ये पर्टिकुलरली हमेशा आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करता। इसको हायर किया जाता है जब भी कोई शोज़ होगा तो हम इसको हायर कर लेंगे, एंड वहाँ पे शोज होगा। जैसे ही शोज ख़त्म हुए, जैसे अभी 1 डेढ़ महीने का या फिर 2 महीने का शोज है दिलजीत का, जैसे ही वो ख़त्म हुआ फिर जो मैनेजर होगा वो उसकी अपनी सैलरी होगी वो ले करके फिर आगे चला जाएगा, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजर, ये भी नाम से ही विजिबल हो रहा है कि जैसे ही उसके कुछ एल्बम्स, जैसे ही उसके कुछ रिलीज़ आते हैं, उनको मार्केट करने का काम होता है मार्केटिंग मैनेजर का, ठीक है। सो अब इसलिए मैं आज आप दोनों की मार्केटिंग एंड आर्टिस्ट मैनेजमेंट की दोनों की वर्कशॉप सेम लग रही है, क्योंकि ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड है। जब तक आप आर्टिस्ट मैनेजमेंट को नहीं समझोगे तब तक आप मार्केटिंग कर नहीं पाओगे, ठीक है। एंड वैसे ही सेम वाइस वर्सा है, जैसे आप मार्केटिंग को नहीं समझोगे तो आप आर्टिस्ट मैनेजर भी नहीं बन पाओगे, ठीक है। सो इसलिए हम आज ये दोनों कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है द आर्टिस्ट मैनेजर रिलेशनशिप। अब इसमें है क्या कि अगर एक आर्टिस्ट है, ठीक है, सपोज करो एक्स आर्टिस्ट है और उसका मैनेजर है। अगर वो झूठ बोलता है कि हमने साइनिंग अमाउंट 20 लाख का रखा, ठीक है, एंड आर्टिस्ट को वो बोलता है कि हमें 10 लाख ही मिले, ठीक है। ट्रस्ट इशू मीन्स सिंपल सी चीज़ है कि अगर ट्रस्ट इशू होता है सो वो दोनों ही तरीके से फ़ायदेमंद नहीं होता है, ना आर्टिस्ट के लिए ना मैनेजर के लिए। फिर वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। अगर सपोज करो अगर किसी आर्टिस्ट को लॉस हो रहा है, ठीक है, सो वो अपना कैरियर में ज़्यादा ध्यान ना दे करके, अपने क्रिएटिविटी पे ज़्यादा ध्यान ना दे करके मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान देने लगेगा कि मुझे कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे नहीं आ रहे। सो ट्रस्ट वर्दी रहना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। अब दूसरी आ जाती है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको बोलना नहीं आ रहा, आपको किसी से बात करना नहीं आ रहा, सो आप आर्टिस्ट मैनेजमेंट में नहीं जा सकते, ठीक है। इसका सिंपल सा और क्लियर फंडा ये होता है कि आपको बात करना आना चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए कि आप सामने वाले को कन्विंस कर रहे हो। अब सपोज करो आप एक आर्टिस्ट के मैनेजर हो, ठीक है, एंड आप टी सीरीज या किसी भी बड़े लेवल के पास गए। सो आपको कैसे अपने आर्टिस्ट के बारे में बताना है कि वो लोग कन्विंस हो जाएं उनके जो भी साइनिंग अमाउंट है वो साइन करने के लिए, ठीक है। अब इस चीज़ को ऐसा देख सकते हैं कि आपको एक पेन दिया गया है, ठीक है, उस पेन को आपको सेल करना है मुझे। सो आप क्या टैक्टिक्स लगाओगे, क्या बोलोगे ऐसा कि मैं वो पेन खरीद लूँ, सेम चीज़ है। सो उसके लिए आपकी कम्युनिकेशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है मैनेजिंग एंड क्रिएटिव, ठीक है। और एकदम इसके जस्ट अपोजिट है कमर्शियल इंटरेस्ट। अब सपोज करो कि एक आर्टिस्ट है, ठीक है, उसका मन कर रहा है अभी कुछ बहुत डिवोशनल म्यूजिक, सपोज करो उसका मन कर रहा है कि अभी डिवोशनल म्यूजिक बनाने का, ठीक है। बट वो गाने निकालता है आइटम सॉन्ग्स या फिर पॉप म्यूज़िक या बहुत सैड म्यूज़िक जो आजकल चल रहा है, ठीक है। सो अब दोनों का इंटरेस्ट अलग है। उसकी जो नंबर्स बढ़ रहे हैं, उसके जो पैसे आ रहे हैं, ठीक है, उसके जो व्यूज़ आ रहे हैं, स्ट्रीम्स आ रहे हैं, वो सारे आ रहे हैं कमर्शियल म्यूज़िक से, जो कि काइंड ऑफ सैड है या फिर रोमांटिक है। बट वहीं पे जो आर्टिस्ट है उसका क्या है कि उसे अब डिवोशनल म्यूज़िक बनाने का मन कर रहा है। सो एज एन आर्टिस्ट मैनेजर आपको वहाँ पे उन्हें गाइड करना है कि नहीं, आपकी सक्सेस इसमें आ रही है, आपको यही काम करना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि क्या क्या इम्पोर्टेंस होता है कि एक आर्टिस्ट मैनेजर हो, ठीक है। सो सबसे पहले आ जाता है कैरियर डेवलपमेंट, ठीक है। एक आर्टिस्ट मैनेजर के बिना आर्टिस्ट वायरल तो हो जाएगा, ठीक है। सपोज करो आजकल आप भी देख रहे होगे कि बहुत लोग होते हैं आते हैं, जैसे हुआ कि आज रजत दलाल वायरल हो गया, या फिर पुनीत सुपरस्टार वायरल हो गया, या कोई हो गया, क्योंकि
आज का टाइम है इंटरनेट का, एल्गोरिदम्स का, आज के टाइम पे कोई भी वायरल हो सकता है, ठीक है। बट उस वायरल होने के बाद उसको सस्टेन कराना, वहाँ पे गेम में आ जाता है आर्टिस्ट मैनेजर। आप वायरल हो सकते हो, लेकिन वायरल के बाद आपको सस्टेन कराना, कि आपको रोक के रखना कि हाँ आपको लोग जानते रहें। ऐसा ना हो कि 10 दिन बाद जा कर के आपको लोग भूल गए। आप एक रील के थ्रू वायरल हुए, फिर आपको लोग भूल गए। वहीं पे रोल में आ जाता है आर्टिस्ट मैनेजर। आर्टिस्ट मैनेजर क्या करता है कि वो देखता है कि आप किस टाइप से क्या कंटेंट पोस्ट करके या फिर कैसे म्यूज़िक पोस्ट करके आप वायरल हुए। एंड उसके बाद से वो आपका रास्ता बनाता है कि आपको इन इन लोगों के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, क्या ऐसे ऐसे म्यूजिक बनाने चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहला कैरियर डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। दूसरी, नेगोशिएशन पावर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप एक आर्टिस्ट मैनेजर हो, सपोज करो, एंड आपको अपने आर्टिस्ट के लिए एक डील बनानी है, ठीक है। अब डील ये है कि कंपनी जहाँ पे वो गाने के लिए गया हुआ है, वो कंपनी कह रही है कि हम सिंगर्स को देते हैं 1 करोड़ रुपए, ठीक है, उससे ज़्यादा हम नहीं देते, ठीक है। अब वहाँ आप कह रहे हो कि आपको हमारा आर्टिस्ट जो है वो 1.5 करोड़ चार्ज करता है, भले वो चार्ज ना करता हो, ठीक है। ये तो किसी को भी नहीं पता कि कौन आर्टिस्ट कितना चार्ज करता है। ये सारी हाइपोथेटिकल ही चीज़ें होती है कि ये आर्टिस्ट इतना चार्ज कर रहा है, उतना कर रहा है, ठीक है। सो आपको अपने आर्टिस्ट की प्रेजेंस कैसे रखनी है, वो आर्टिस्ट मैनेजर के ऊपर ही होता है कि आर्टिस्ट की प्रेजेंस कितनी होगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे रीजनल लेवल पे आर्टिस्ट होते हैं, जैसे पंजाब में भी बहुत सारे आर्टिस्ट होंगे जिनकी मतलब रीच अच्छी है पंजाब में, बट वो उतने पैसे नहीं कमा पा रहे जितना आज के टाइम पे करण औजला या दिलजीत दोसांझ कमा पा रहे हैं। सेम ऐसे ही आप सपोज करो उदित नारायण, ठीक है। उदित नारायण बहुत फेमस, या फिर सोनू निगम ले लो, बहुत फेमस होंगे, बट वो आज के टाइम पे अरिजीत जितने पैसे नहीं कमा पा रहे। क्यों नहीं कमा पा रहे? क्योंकि उनके पास अच्छे आर्टिस्ट मैनेजर्स नहीं है, या फिर उन्हें लगता है कि वो लोग खुद कर सकते हैं। पहले ये इंडस्ट्री चलती थी वो विदाउट आर्टिस्ट मैनेजर्स एंड विदाउट टीम चलती थी। क्योंकि पहले क्या होता था कि कैसेट्स एंड टीवी शोज, टीवी म्यूज़िक, ये सब ज़माना चलता था, डिजिटल था ही नहीं, ठीक है। सो लोगों को लगता था कि यार कंपनियां हैं, वो कंपनियां ही सारा काम देख लेंगी। बट आज के टाइम पे वो सब कुछ बदल गया है। आज के टाइम पे क्या हो गया कि अगर आप डिजिटली अगर आप स्ट्रांग नहीं हो, सो आप नहीं चल पाओगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आर्टिस्ट 2010 के टाइम पे या उससे पहले की म्यूज़िक में जो लोग थे, वो आज के टाइम पे लिस्ट आउट हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या है कि अगर आप जितना भी देख रहे हो आर्टिस्ट को जो आज के टाइम पे ग्रो कर रहे हैं या फिर आज के टाइम पे चल रहे हैं, ठीक है, उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन मिलेगी आपको कि सबके पास कुछ ना कुछ आर्टिस्ट मैनेजर्स होंगे, ठीक है। हो सकता है कोई एक आर्टिस्ट मैनेजर रखा हो सकता है कोई 3-3 मैनेजर्स रखा हो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के लिए, जो मैंने अभी पहले बताया, ठीक। सो ऐसे कर करके आज के टाइम पे सबके पास आर्टिस्ट मैनेजर्स हैं, और यही फ़ायदा है आर्टिस्ट मैनेजर रखने का। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाता है कि आपको इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। एज एन एज एन आर्टिस्ट मैनेजर आपको नॉलेज होनी चाहिए इंडस्ट्री की, कि आप अच्छा इंडस्ट्री में रूल किए हो। अगर नहीं किए हो, सो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई इसमें इशू नहीं है कि आप रूल नहीं किए हो। सो आप क्या करोगे कि उसे बिल्ड करना चालू करोगे बाई ज़ीरो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ भी वही है, ब्रांड एंड लेगेसी बिल्डिंग। अब ये क्या होता है कि आपको अपने आर्टिस्ट की व्यू या फिर इमेज कैसे बनानी है, ठीक है। अब आज के टाइम पे देखो जैसे दिलजीत दोसांझ तो बहुत पहले से गाने कर रहे हैं, ठीक है, बट आज ही वो क्यों फेमस हुए हैं, आज उनकी हाइप क्यों इतनी ज़्यादा हो गई है? जस्ट बिकॉज कि उनकी पीआर और ब्रांडिंग इस टाइप से की गई है कि वो 6 करोड़ या 10 करोड़ चार्ज कर रहे हैं एक म्यूज़िक शो का, ठीक है। सो या फिर उन्हें अब इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ कोलैब करा दिया, जिससे लोगों को लग रहा है कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, ये इंडिया में आज तक किसी ने किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ कोलैब नहीं किया। एंड दिलजीत दोसांझ ने एड शेरन के साथ कोलैब कर लिया, या फिर अरिजीत सिंह ने कर लिया। सो ये खेल होता है पीछे से आर्टिस्ट मैनेजर्स का। वो देखते हैं कि ऑडियंस किसको सुनना पसंद कर रही है, एंड वो क्या करते हैं कि अपने आर्टिस्ट को उस आर्टिस्ट के साथ कोलैब कराने की कोशिश कर देते हैं, जिससे दोनों का फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे
हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ब्रॉन एंड बीबर का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो जस्टिन बीबर थे ना, वो यूट्यूब जब आया था तो उस टाइम पे कवर सॉन्ग्स अपलोड करता था, ठीक है। सो उसको एक बंदे ने जिसका नाम था ब्रॉन, उसने उसको डिस्कवर किया था, ठीक है। यूट्यूब पे जैसे हम लोग देखते हैं ना यूट्यूब, एंड देखते कि यार ये बंदा बहुत अच्छा गा रहा है। सो उसने उसको रीच आउट किया एंड बोला कि मैं तुम्हारा मैनेजमेंट का सारा काम करता हूँ एंड मुझे लगता है कि तुम ग्रो कर सकते हो। एंड फिर उसने क्या किया, उसकी धीरे धीरे सारी प्रोफाइल्स इंस्टा के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर सारी मैनेज करना चालू किया उसने। उसने क्या किया, उस टाइम पे रेडियोस बहुत फेमस होते थे, ठीक है। ये अराउंड 2010-11 की बात है। सो उस टाइम पे रेडियोस बहुत फेमस हुआ करते थे यूके में। सो अलग अलग रेडियोस पे जा कर के उसने जस्टिन बीबर के इंटरव्यूज़, उसके गानों को बोला कि आप इनके एक बार कवर सुनिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड वहाँ से एक बूम आया जस्टिन बीबर की लाइफ में, जब उसने अपने इनिशियल लेवल पे जो ऑफिशियल गाने होते हैं, मतलब खुद के गाने, ऑफिशियल गाने मतलब खुद के गाने, वो प्रोड्यूस करना चालू किया एंड वहाँ से फिर सक्सेस मिली। सो स्काउट कर किया ब्रॉन ने, एंड बीबर हुआ फेमस, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टोरी आ जाती है बियॉन्से की, ठीक है। बियॉन्से आज के टाइम पे वर्ल्ड लेवल में सबसे टॉप आर्टिस्ट में से एक है। मैथ्यू उनके फादर, ठीक है। अब इन्होंने छोटे पर से, जब वो बहुत छोटी थी, ठीक है, उनका एक सपना था कि, और ये ऐसा था ना कि उनकी लाइफ में उनको बस फेम चाहिए था, ठीक है। उन्हें ऐसा भी नहीं था कि उन्हें सिंगिंग करना बहुत पसंद हो या फिर एक्टिंग करना बहुत पसंद हो। उन्हें फ़ेम चाहिए था एंड उनके फादर ने क्या किया, उन्हें शुरू से ही गाइडेंस दी कि एक ओवरऑल एक स्ट्रक्चर्ड पाथ क्या होगा उनकी जर्नी का, ठीक है। एंड उस पाथ की एंड उस जर्नी के ऊपर बियॉन्से शुरू से ही काम करती गई एंड आज के टाइम पे वो भी एक इंटरनेट की सेंसेशन है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले कि जो भी आर्टिस्ट मैनेजर्स हैं आज के टाइम पे, ठीक है, वो काम क्या कर रहे हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, वो काम कैसे करते हैं। सपोज करो आप अगर कल को आर्टिस्ट मैनेजर बन गए, सो आप काम क्या करोगे एंड काम कैसे करोगे। अब यहाँ से जो नेक्स्ट आपकी वर्कशॉप होगी नेक्स्ट संडे, हम यही देख रहे होंगे कि अब यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा डीप कर रहे होंगे हर सब्जेक्ट में, मार्केटिंग एंड प्रमोशंस में भी, आर्टिस्ट मैनेजमेंट में भी। सो यहाँ से नेक्स्ट वर्कशॉप में हम देख रहे होंगे कि आर्टिस्ट मैनेजमेंट का काम क्या होता है, ठीक है, वो काम कैसे किया जाता है। उसके अलावा उसके नेक्स्ट मीन्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट वर्कशॉप में आर्टिस्ट मैनेजमेंट के हम आपको कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स एंड कुछ कुछ टूल्स सिखा रहे होंगे, जिसके ऊपर आप देखोगे कि आपके आर्टिस्ट का कॉम्पिटिटर कौन है, आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, आपके आर्टिस्ट की प्रोफाइल को कैसे हम गूगल पे शो अप करा सकते हैं, उसकी मार्केटिंग या उसकी मैनेजमेंट इंस्टाग्राम के ऊपर या अलग अलग प्रोफाइल्स जैसे ट्विटर हो गया। सो इन सब पे उसकी प्रोफाइल को हम रैंक कैसे कराएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें एक और चीज़ देख रहे होंगे, न्यूज़लेटर्स एंड ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। अब ये दोनों ही आर्टिस्ट मैनेजमेंट का पार्ट होती है। न्यूज़लेटर्स क्या होते हैं कि आपने देखा होगा कि आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ में आता रहता है आर्टिस्ट के बारे में, कि आर्टिस्ट आज यहाँ पे है, आज ये काम किया उसने, या फिर जस्ट लाइक अ ब्लॉग कि उसका ये गाना आने वाला है, बहुत फेमस होने वाला है गाना, ये गाना ऐसा है, इस टाइप का है, समथिंग अबाउट हिज लाइफ। सो ये सारा लिखना का प्रोसेस एंड इसको कैसे पब्लिश कराते हैं, ये हम सारा कुछ देख रहे होंगे नेक्स्ट वर्कशॉप में, ठीक है। अब यहाँ आप लोग के लिए एक छोटा सा क्विज़ बोलो या फिर हल्का सा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपको कोई भी एक आर्टिस्ट मैनेजर के ऊपर रिसर्च करना है, ठीक है। किसी एक आर्टिस्ट के लिए, सपोज करो अनुव जैन के लिए या फिर किसी के लिए आप ढूंढ लो, उनके आर्टिस्ट मैनेजर के ऊपर लिखना है आपको एंड लिखना है कि उन्होंने क्या ऐसा की स्ट्रेटेजी यूज़ की जिससे वो आर्टिस्ट फेमस हो गया। बस यही एक असाइनमेंट है नेक्स्ट वीक में जब हम मिल रहे होंगे। सो आप सबको एक एक कोई भी आर्टिस्ट पकड़ना है एंड उनके आर्टिस्ट मैनेजर को ढूंढना है कि कौन है उसका आर्टिस्ट मैनेजर,
एंड फिर वहाँ से आपको देखना है कि इसने क्या स्ट्रेटजी लगाई कि ये आर्टिस्ट ग्रो हो गया, ठीक है। तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को भी ये करने में। एंड जब आप ढूंढ रहे होगे ना, तो आपको भी बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलेंगी जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करेगी, ठीक है। सो यहाँ पे आर्टिस्ट मैनेजमेंट का सारा जो था ब्रीफ वो मैंने बता दिया है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आर्टिस्ट मैनेजमेंट में किसी को कुछ पूछना है सो पूछ सकता है। किसी को कुछ पूछना है इसमें? अगर आप इंटरेक्टिव नहीं रहोगे, आप बात नहीं करोगे, सो हम कैसे कन्वे कर पाएंगे इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो अदिति कुमारी, नाइस, नो, ओके, नो, नो। सो बेसिक आइडिया आप लोग को अब आने लगा होगा कि आर्टिस्ट मैनेजर क्या करता है एंड आर्टिस्ट मैनेजमेंट में क्या करना है, ठीक है। नाउ अब हम धीरे से मूव कर रहे होंगे मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। एंड देख रहे होंगे कि अब मार्केटिंग में क्या क्या काम्स हैं। सो जितने लोग मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं वो लोग रुक सकते हैं, एंड बाकी लोग अब यहाँ से जा सकते हैं जो आर्टिस्ट मैनेजमेंट, पर्टिकुलरली आर्टिस्ट मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे होंगे मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। डू वी हैव टू गिव प्रेजेंटेशन इन नेक्स्ट? यस, आपको हम एक ये इसकी पीडीएफ हम आपको अपलोड भी कर रहे होंगे अभी ग्रुप में, जिसमें आपको एक क्विज़ है छोटा सा, मैंने जस्ट आपको बताया। उसके ऊपर आपको एक आर्टिकल लिख लेना होगा कि एक्स आर्टिस्ट है, सपोज करो अनूप जैन है, उसके मैनेजर ये हैं, एंड इन्होंने ये की स्ट्रेटेजी यूज़ की जिसकी वजह से अनूप जैन ग्रो हो, ठीक है। सो ये आपको बेसिक ऐसा एक आर्टिकल लिख लेना है एंड सबमिट कर देना है। गूगल फॉर्म हम देंगे, उसमें आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। चाहे तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या चाहे तो आप पेन पेपर पे लिख के उसकी इमेज, नो नो नो, नथिंग नथिंग। चाहो तो आप टाइप कर सकते हो, चाहो तो आप इमेज पेन पेपर पे लिख के उसकी फ़ोटो खींच के गूगल फॉर्म में सबमिट कर सकते हो। दोनों ऑप्शन होंगे उसमें आपके पास, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। हाँ, वेलकम वेलकम। नाउ अब हम देखने जा रहे हैं मार्केटिंग, एंड आज हम बेसिक देख रहे होंगे, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे देखा कि आर्टिस्ट मैनेजमेंट क्या है, वैसे ही हम देख रहे होंगे कि, जस्ट अ सेकेंड, अब हम देखने जा रहे हैं म्यूज़िक मार्केटिंग के ऊपर। और मार्केटिंग बहुत टाइप की हो सकती है, ठीक है, बट पर्टिकुलरली हम इसमें भी म्यूज़िक मार्केटिंग ही देख रहे हैं, ठीक है। सो अब सबसे पहले देखते हैं कि की पॉइंट्स क्या क्या हैं दोनों में। एक तो होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो पहले होती थी, ठीक है, एंड आज के टाइम की डिजिटल मार्केटिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ये देखेंगे, ठीक है। दूसरी हम देखेंगे कि अभी इम्पोर्टेंट क्यों है म्यूज़िक मार्केटिंग, आज के टाइम पे इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल देख रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख रहे होंगे कि म्यूज़िक मार्केटिंग मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल, वो मैंने बता ही दिया आपको। तीसरी चीज़ हम देख रहे होंगे कि की पॉइंट्स क्या क्या हैं म्यूज़िक मार्केटिंग के, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में हम सोशल मीडिया की स्ट्रेटजी देख रहे होंगे, क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकती है जिससे हम मार्केट कर सकते हैं अपने गानों को, एंड वहाँ पे हम इसको ख़त्म कर रहे होंगे। फिर सॉरी, हाँ, एक चीज़ और है, डाटा एंड एनालिटिक्स, ये भी हम देख रहे होंगे। और ये सारी चीज़ें अभी हम आज ब्रीफ में है क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, हम इसमें डीप डाइव भी करेंगे क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही मार्केटिंग का है। सो इसमें हम आपको अलग अलग टूल्स सिखाएंगे जिससे आप मार्केटिंग में बेस्ट हो सकोगे, जिसमें एसईओ के बारे में आपने शायद सुना हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, बज स्ट्रीम हो गया, या फिर स्मैशर हो गया, सेमरश हो गया। ये सारे टूल्स हम आप लोग को देंगे, एंड उस पे आप काम करोगे एंड देखोगे कि कैसे ये एक पर्टिकुलर कैंपेन लिफ्ट करता है, एंड कैसे हम एक म्यूज़िक को, क्या
ये सिर्फ म्यूज़िक तक लिमिटेड नहीं है, एक प्रोफाइल या एक सेट ऑफ कंटेंट को कैसे हम पुश कराते हैं इंस्टा पे या गूगल पे, ये सारी चीज़ें आप लोग को डीप में इसमें सीखने को मिलेगी नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास तक। और जैसे ही 3 क्लास ख़त्म होंगी उसके बाद से आपके एक छोटे इंटरव्यूज़ होंगे, सेशंस होंगे, जिसमें से हम कुछ कुछ लोगों को आप में से लेंगे जो हमें लगेंगे कि हाँ, आपको अब समझ में आ रहा है एक्चुअली कि ओवरऑल ये पूरा सिस्टम ये काम कैसे करता है। एंड अगर हमें लगा कि आप समझ गए हो हमारा प्रोसेस क्या है, सो आप फिर वेल एंड गुड रहोगे साथ में काम करने के लिए। ओके, नाइस। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्यों है म्यूज़िक मार्केटिंग, ठीक है। अब आज के टाइम पे सपोज करो स्पॉटिफाई है, ठीक है। स्पॉटिफाई पे आज की हर दिन 60,000 गाने अपलोड होते हैं, ठीक है। बट आर्टिस्ट तो लिमिटेड है। सेम ये ऐसी चीज़ है जैसे आपने देखा होगा इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर्स सबके मिलियंस में नहीं है, बट इंस्टाग्राम के ऊपर मैं भी हूँ, आप भी हैं, आप सब लोग हैं, बट पॉपुलर बहुत कम लोग हैं, ठीक है। सो उस पॉपुलैरिटी को, उस फेम को अटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए मार्केटिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इसमें अब हम पर्टिकुलरली देख रहे होंगे म्यूज़िक मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। अब आप देखोगे जैसे ड्रेक हैं, ठीक है, ड्रेक, टेलर स्विफ्ट या बिली एलिस, ये डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं कि इनका फ़ैन बेस काइंड ऑफ ग्रो करे एंड जो इनकी नई एल्बम लॉन्च हो रही है वो सक्सीड करे। क्योंकि एक एल्बम पे आप सपोज करो किसी ने 1000 या मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए, ठीक है, एंड उस पे अगर उसकी स्ट्रीम्स, उसकी रेवेन्यू नहीं हो रही, सो उसका लॉस होगा। सो इसलिए मार्केटिंग का हेल्प लिया जाता है कि हम पर्टिकुलरली स्पेसिफिक नीश को हम टारगेट कर सकें कि हमारा म्यूज़िक जो है या फिर हमारा कंटेंट है वो मार्केट हो सके, ठीक है। सो अब हम देखेंगे हिस्ट्री क्या है। सो ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न मार्केटिंग क्या। ट्रेडिशनल टाइम पे क्या होता था कि रेडियोज़ होते थे, एंड जस्ट मैंने अभी प्रीवियस सेशन में ही आपको बताया था कि उस टाइम पे रेडियो के थ्रू प्रमोशन होता था। रेडियो के थ्रू जो शोज़ उस टाइम रेडियोज़ पे चल रहे होते थे उसमें बड़े आर्टिस्ट आते थे एंड बोला जाता था कि ये गाना हमारा प्ले कर देना जिससे लोग सुन सके। दूसरा चीज़ होता था उस टाइम पे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में आती थी कि आज इनका गाने वाला गाना आने वाला है, या फिर कोई मूवी सपोज करो तो मूवी के पोस्टर्स लगाए जाते थे। खैर पोस्टर्स तो आज भी कुछ कुछ जगहों पे लगाए जाते हैं, बट वो उतना वर्थ इट नहीं होता है। आपने देखा होगा सीयू के बाहर भी कभी कभी बहुत सारे म्यूज़िक के पोस्टर्स लगाए जाते हैं या फिर फिल्म के पोस्टर्स लगाए जाते हैं कि कमिंग ऑन दिस, कमिंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म या फिर डेट, ठीक है। तीसरी चीज़ होती थी टीवी के जस्ट आपने देखा होगा कि 9XM होता था पहले, बहुत फेमस होता था, MTV था, बहुत सारे म्यूज़िक के चैनल्स होते थे, हम टीवी पे स्क्रॉल करते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे होता क्या था ना कि लिमिटेड ऑप्शंस थे, ठीक है। टीवी पे हो गया या न्यूज़ आउटलेट्स के थ्रू हो गया या फिर रेडियो के थ्रू हो गया, यही 3-4 चीज़ थी जिनके थ्रू प्रमोशंस होते थे। तो लोग क्या क्या होता था कि चलो यही 2-3 चीज़ तो है, हमें जाना है किसी चैनल पे, अब सपोज करो 9XM पे जाना है या फिर 9X स्टेशन पे जाना है या MTV पे जाना है, उनकी जो प्रोड्यूसर हैं या उनके डायरेक्टर हैं उनको बोल देना है कि हमारा गाना आया और ये आप गाना ले लो एंड चला दो अपनी टीवी पे, सारे लोग देख लेंगे। बट आज के टाइम पे चीज़ें बदल गई, सारी चीज़ें डिजिटली हो गई हैं। आज के टाइम पे लोगों के हाथ में है कि वो देखना चाहते हैं या नहीं चाहते, ठीक है। पहले क्या था कि टीवी पे वो आ रहा है तो आपको देखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप चैनल स्विच कर दो, आपको वो गाना सुनना पड़ेगा, जब तक वो चल रहा है तब तक आपको सुनना ही पड़ेगा, ठीक है। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे हर एक चीज़ डिजिटल हो गई है एंड डिजिटल होने की वजह से आज आप कोई भी एक गाना आपको पसंद आया 30 सेकेंड्स, एंड अगर आपको नहीं हो रहा है, नहीं आपको अच्छा लग रहा, सो आप दूसरा गाना स्विच कर देते हो, ठीक है। सो इतना फास्ट और इतना क्विक हो गया, 10 सेकेंड्स में
आप बोर हो जाते हो एंड आप लीव कर देते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है इसमें सोशल मीडिया, ठीक है। आज के टाइम पे, पहले के टाइम पे सोशल मीडिया उतना ग्रो नहीं था, ठीक है। तो क्या होता था कि लोग मार्केटिंग के लिए या प्रमोशंस के लिए लोग टीवीज़ पे जाते थे, न्यूज़ चैनल्स पे जाते थे, ठीक है, सोशल मीडिया पे नहीं आते थे। बट आज के टाइम का डिमांड ऐसा है कि अगर आप कोई भी मूवी देखो आज के टाइम पे रिलीज़ होती है, तो क्या करते हैं कि जाते हैं सबसे पहले उस पे रील्स बना रहे हैं, या आईजीटीवी के वीडियोस बना रहे हैं, या ट्विटर पे वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। हैशटैग्स यूज़ करते हैं लोग, टैग्स यूज़ कर रहे हैं, मेटा डाटा यूज़ करते हैं, जिससे लोगों को पता चले कि पर्टिकुलरली ये कंटेंट है या फिर ये मूवी है या ये गाना है, ये इस डेट पे रिलीज़ होने वाला है, ठीक है। तीसरी चीज़ आ जाती है डिजिटल एड्स। अब ये जो है यूट्यूब एड्स, सोशल मीडिया एड्स एंड गूगल एड्स, सारे एड्स कैसे काम करते हैं ये सारी चीज़ हम आगे देखेंगे। पर्टिकुलरली यूट्यूब एड्स कैसे काम करता है, सोशल मीडिया एड्स कैसे काम करते हैं, या फिर गूगल एड। अब सोशल मीडिया एड्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। स्पॉटिफाई के एड्स कैसे होंगे, विंग के, जियो सावन के एड्स कैसे होंगे, एंड उस पर हम कैसे कैंपेन को रन करेंगे, या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर हम कैसे कैंपेन रन करेंगे। अब जस्ट आपने देखा होगा कि सभी लोग आप इंस्टा यूज़ करते हो, एंड आपने देखा होगा कि आपने कोई पोस्ट डाली तो उस पर एक बूस्ट का ऑप्शन होता होगा कि बूस्ट योर पोस्ट, वो भी एडवर्टाइजमेंट का एक तरीका है। बट वो तरीका गलत है एडवर्टाइजमेंट करने का। वहाँ पे आपके पैसे ज़्यादा लगते हैं एंड आपकी रेवेन्यू जो है ना, आपकी सक्सेस रेवेन्यू वो कम होती है। सो ऐसे करके हम बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे इसमें, कि आपको पर्टिकुलरली सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब पे या फिर गूगल एड्स के थ्रू सही कैंपेन कैसे बनानी है, ठीक है। अब चौथी चीज़ आ जाती है इन्फ्लुएंसर्स एंड कोलैबोरेशंस। अब इसमें है क्या कि आपने देखा होगा कि जैसे ही मूवी का ट्रेलर आता है, बहुत सारे रिव्यूज़ वाले चैनल हैं जो बोलते हैं कि ये मूवी ऐसी ऐसी है, आपको ये देखने को मिलेगा, ये बढ़िया है, ये ख़राब है, एंड आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। वैसे ही अब धीरे धीरे करके ये तो बाहर तो बहुत पहले से चल रहा है, बट इंडिया में भी अब आपने देखना शुरू कर दिया होगा कि म्यूज़िक के ऊपर भी रिव्यूज़ आ रहे हैं। ये गाना बहुत अच्छा था, ये गाने में ये प्रॉब्लम्स थी, एक्ट्रेस अच्छा नहीं था, सिंगर अच्छा नहीं था, या प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स हो। सो रिव्यूज़ अब गाने के ऊपर भी आने लगे हैं। सो ऐसे लोगों को पकड़ना एंड उन्हें बोलना कि ये गाना रिलीज़ हुआ है, आप एक बार इस पर रिव्यू दो अपना, जेन्युइन या फिर पेड रिव्यूज़। अब दोनों ये डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। एक आप इन्फ्लुएंसर को पकड़ रहे हो एंड उसका जो चार्जेस हैं, सपोज करो 4 लाख हैं, एंड आप कह रहे हो कि आप हमसे 2 लाख रुपए लो एंड अपना जेन्युइन रिव्यू डालो, ठीक है। वहीं पे आप कह रहे हो कि आप हमसे 8 लाख रुपए लो एंड इसको बोलो कि ये गाना बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है। ये दोनों टाइप की चीज़ें होती हैं मार्केट में, ठीक है। एंड हम ये दोनों आपको बताएंगे कि दोनों कैसे की जाती हैं, ठीक है। अब ये 4 डिफरेंट टाइप की मैंने चीज़ें बताई आपको मॉडर्न म्यूज़िक मार्केटिंग में कैसे की जाती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे की कंपोनेंट्स ऑफ म्यूज़िक मार्केटिंग, ठीक है। सबसे पहले ब्रांडिंग। अब एक आर्टिस्ट है, सपोज करो अनुव जैन है, सो वो एक टाइप के ही गाने बनाए, उसके जो लोगो हैं, जो उसका फॉन्ट साइज है, जो उसके विजुअल एस्थेटिक्स हैं, चाहे और सब इतना डीप नहीं जाएंगे हम। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू लेते हैं कि अनुव जैन अगर सैड गाने बनाता है, ठीक है, सो वहीं पे वो बहुत मोटिवेशनल गाने बनाने लगे, एकदम रॉक रॉक के गाने या फिर भजन बनाने लगे, सो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। सो आपको एज एन मार्केटिंग आपको देखना है, एजेंट की आपको देखना है ये है कि आपका जो आर्टिस्ट है वो बैक में किस टाइप का काम करते हुए आया है एंड उससे अलाइन होकर के ये उसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है या नहीं। ये बड़ा क्रूशियल रोल होता है एक म्यूज़िक को या फिर किसी भी एक कंटेंट को डिलीवर एंड उसकी कैंपेन को सक्सेस करने में, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है टारगेट ऑडियंस। ये तो मैंने बहुत पहले लास्ट टाइम भी बताया था, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। टारगेट ऑडियंस भी बहुत क्रूशियल चीज़ होता है कि हम किस एज की ऑडियंस को या फिर किस लोकेशन की ऑडियंस को वो चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है। अब सपोज करो आज के टाइम पे लैम्बर्गनी है या फिर ऑडी है, सो आप देखोगे नॉर्मली ऑडी के एडवर्टाइजमेंट या मर्सिडीज़ के एडवर्टाइजमेंट टीवीज़ पे नहीं दिखाए जाते हैं। उन्हें पता है
कि जो लोग टीवीज़ देख रहे हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें, ठीक है। सो टीवी पे किसकी एडवर्टाइजमेंट आएगी? नेक्सा, स्विफ्ट की, टाटा की, महिंद्रा की, जो बजट रेंज में है उनकी आएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी टारगेटिंग ऑडियंस कहाँ पे है। सेम चीज़ है एज वाइज में भी। अगर हम सपोज करो एक ऑडी है, ठीक है, ऑडी को हम एक 16 से 24 साल के एज ग्रुप के साथ शेयर कर रहे हैं, या फिर 24 भी नहीं, आप बिलो 20 ले लो, तो उसके पास तो परचेजिंग पावर है ही नहीं, तो क्या ही खरीदेगा। सो वहाँ पे हमारा पैसा भी वेस्ट हो रहा है एंड हमारा सक्सेस कैंपेनिंग का वो भी लो हो रहा है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं टारगेट ऑडियंस में, ठीक है। तीसरी चीज़ आ जाती है लोकेशंस। अब सपोज करो कि एक फरारी है एंड उसकी एडवर्टाइजमेंट आप बहुत ख़राब लोकेशन जहाँ पे रोड ही नहीं है वहाँ पे कर रहे हो। सो वो जब गाड़ी वहाँ पे चल ही नहीं सकती, तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो एंड आपका लॉस हो रहा है। सेम चीज़ लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज़ के साथ भी है। लाइफस्टाइल का क्या सीन है कि अगर आप सपोज करो कोई एक प्रोडक्ट मार्केट कर रहे हो या एक म्यूज़िक मार्केट कर रहे हो, वो बहुत ही रेजोनेट कर रहा है एक बहुत मिडिल क्लास लड़के की लाइफ के साथ, एंड वहीं पे आप उस म्यूज़िक को मार्केटिंग में आपने कैंपेन में सिलेक्शन ऐसी की है कि जिसका परचेजिंग सैलरी 80K या 3 lakhs पर मंथ हो, उसको भी ये दिखे। सो वहाँ पे भी आपका लॉस होगा एंड आपका कैंपेन जो है उसकी सक्सेस लो हो जाएगी। तीसरी चीज़ आ जाती है इसमें डिजिटल प्रेजेंस, कि जो आप मार्केट करना चाह रहे हो उसकी प्रेजेंस कितनी है। अब सपोज करो आप एक आर्टिस्ट है, उसकी आप प्रेजेंस को मार्केट कर रहे हो एंड उसकी रीच ही नहीं है नॉर्मली, ठीक है। सो आप कितना ही, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। सो डिजिटल प्रेजेंस में क्या आ जाती है कि अगर आप उस आर्टिस्ट की प्रेजेंस नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर या जितने भी जगह पे वो काम कर रहा है उसकी अगर प्रेजेंस ही नहीं है। सो जैसे अभी जो हमारे साथ टीम काम कर रही है कंटेंट क्रिएशन में, उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों की आईडी प्राइवेट थी। सपोज करो कि आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहे हो एंड अगर आपकी आईडी ही प्राइवेट होगी, आपकी इंस्टा की आईडी अकाउंट प्राइवेट होगा, सो आप कैसे ही मैक्सिमम लोगों तक रीच कर पाओगे। आप तो उन्हीं तक कर पाओगे जो जिनको आप फॉलो करते हो या जो लोग आपको फॉलो करते हैं, ठीक है। सो इस टाइप की सारी चीज़ें आ जाती हैं डिजिटल प्रेजेंस में, एंड इसको कैसे ग्रूम करना है, ये सारा जो टैक्टिक्स है वो डिजिटल प्रेजेंस के अंदर आएगा एंड इसको हम बाद में देख रहे होंगे, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन इसमें आ गया कि आप अगर म्यूज़िक को बेचना चाह रहे हो, सो लिरिकल वीडियोस, बिहाइंड द सीन्स, उसके लाइव स्ट्रीम्स जाना, यूजर जनरेटेड कंटेंट्स। अब यूजर जनरेटेड कंटेंट्स मीन्स क्या? मीन्स रील्स हो गए, कवर्स हो गए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट के अंदर। ये सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे होंगे। नेक्स्ट वीक में हम आपको कुछ कुछ अकाउंट्स देंगे जिन पे हम आपको बैकएंड से कुछ सर्वर से वीडियोस देंगे एंड आप उस पर कनेक्टेड होगे सर्वर पे, एंड उन वीडियोस को हर अकाउंट पे 3 वीडियोस आपको डेली पोस्ट करनी होंगी, ठीक है। सो ये बेसिक काम होगा जो हम जब आप कर रहे होंगे 3 वीक बाद, तब हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे होंगे। पांचवी चीज़ आती है इसमें प्लेटफॉर्म्स की। स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे इसमें स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक, यूट्यूब, ये बहुत बेसिक चीज़ है। सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, यूट्यूब। ईमेल मार्केटिंग एंड न्यूज़लेटर्स। अब देखो यहाँ पे कनेक्ट किया ना मार्केटिंग एंड आर्टिस्ट मैनेजमेंट। देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोनों फील्ड बहुत कॉमन है एंड जो ये दोनों को सीख गया वो प्रॉपर एक आर्टिस्ट मैनेजर भी बनेगा एंड म्यूज़िक मार्केटिंग एजेंसी भी उसकी अच्छी चल सकती है, ठीक है। सो ये भी हम आगे देख रहे होंगे कि ईमेल मार्केटिंग कैसे की जाती है एंड न्यूज़लेटर्स कैसे मार्केट करते हैं एंड कैसे प्रमोट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसमें ओवरव्यू क्या है मार्केटिंग का, ठीक है। सो सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी देखते हैं सोशल मीडिया पे। अब इसमें हम एकदम ब्रीफ में देख रहे हैं, बट जैसे जैसे आपकी नेक्स्ट वीक में जब क्लास होगी मार्केटिंग की, सो उस टाइम पे हम डीप जा रहे होंगे एंड देख रहे होंगे कि हर इंस्टाग्राम पे एल्गोरिदम्स कैसे काम कर रही है, मेटा टोटल थ्रू आउट मेटा कैसे काम कर रहा है
एंड उसके अलावा हम कुछ टूल्स भी आपको सिखा रहे होंगे, जैसे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टा पे एडिशनल टूल्स जिसकी हेल्प से आप ग्रो करोगे, या फिर आपकी जो आर्टिस्ट प्रोफाइल्स आपके पास होंगे उनको आप ग्रो कराओगे, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है इसमें प्लेलिस्ट प्लेसमेंट की, ठीक है। अब प्लेलिस्ट प्लेसमेंट ना बहुत टाइप्स की हो सकती हैं। अब इसमें दो चीज़ होती हैं, एक तो यूज़र जनरेटेड प्लेलिस्ट होती है, दूसरी होती है एडिटोरियल प्लेलिस्ट। ये दोनों डिफरेंट होती है एक दूसरे से। एडिटोरियल प्लेलिस्ट क्या होती है कि वो प्लेलिस्ट जो कंपनी के द्वारा बनाई गई हैं, एंड दूसरी होती है यूज़र जनरेटेड प्लेलिस्ट जो हमने आपने बनाई है, ठीक है। सो इन पे काम कैसे करते हैं ये हम देखेंगे अगली वीडियोस में, ठीक है, या अगले वर्कशॉप्स में। तीसरी आ जाती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जिसमें अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स को हमें टारगेट करना होगा, एंड विद द स्कोप ये देखते हुए कि हमारा जो पर्टिकुलर कैंपेन में हमारे पास ट्रैक्स आए हैं, जो गाने आए हैं, उसके अकॉर्डिंगली इन्फ्लुएंसर है या नहीं। अब सपोज करो कि एक बंदा बॉडी बिल्डर है, बहुत अच्छी फिजिक है उसकी, एंड उसे हम एक बहुत सैड गाना दे रहे हैं जिस पे वो हमेशा मतलब जिम की वीडियो अपलोड करता रहता है वो, ठीक है। सो उससे हम वो मार्केट नहीं करा सकते हैं, ठीक है। सो हमें ये देखना होगा कि इन्फ्लुएंसर्स को हम कैसे टारगेट कर रहे हैं और किस टाइप के गाने के लिए हम टारगेट कर रहे हैं। चौथी चीज़ है इसमें प्रेस एंड पब्लिसिटी। ये भी हम जस्ट ऊपर आपको बताया कि न्यूज़लेटर्स कैसे लिखने हैं, अलग अलग जो अभी न्यूज़ आउटलेट्स चल रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, उन लोगों से कैसे रीच आउट करना है, अपने आर्टिस्ट के बारे में कैसे उन्हें बताना है, एंड कैसे कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे जा कर के इसमें डीप में देख रहे होंगे। पांचवी चीज़ आ जाती है पेड एडवर्टाइजमेंट, जो कि बहुत बेसिक है। ये आगे जा कर के हम गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, फेसबुक एड्स, ये सारे काम कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है कि डाटा एनालिटिक्स इन म्यूज़िक मार्केटिंग। अब हर आर्टिस्ट जो गाना रिलीज़ कर रहा है उनके पर्टिकुलर सेट ऑफ डाटा होंगे, ठीक। अब हो सकता है कोई आर्टिस्ट है जिसकी एज ग्रुप जो है वो 20 से लेके 30 तक है, बट द सेम टाइम जो इस आर्टिस्ट को सुन रहा है उसकी रेवेन्यू शेयर्स जो हैं वो अराउंड 60,000 के अराउंड है। वहीं पे एक आर्टिस्ट है जिसकी भी जो ऑडियंस है उसकी भी एज ग्रुप सेम ही है, 20 से 30 तक, बट उसको जो लोग सुन रहे हैं उसकी रेवेन्यू जो अर्निंग कैपेसिटी है वो 3 lakhs के आसपास है। सो दोनों के लिए जो रेवेन्यू शेयर्स है ना वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि जो जाहिर सी बात है जिस ऑडियंस की अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा खर्च भी करेगा, उसके सोच में भी आएगा। वैसे ही अब जस्ट एक कॉमन चीज़ है कि दिलजीत दोसांझ को लोग कम सुनते हैं अरिजीत सिंह से, ठीक है। अरिजीत सिंह को सुनने वाले लोगों की जो अर्निंग वैल्यू है वो बहुत कम है। छोटे छोटे गांव में या फिर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उतना पे कर सकते हैं अरिजीत सिंह के कंसर्ट के लिए। बट वहीं पे दिलजीत दोसांझ के जो ऑडियंस है, जो उनकी ऑडियंस है, उसमें मोस्टली लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों से हैं जहाँ पे कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो वो लोग स्पेंड भी ज़्यादा कर सकते हैं टिकट्स के ऊपर। सो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डाटा में, एनालिटिक्स में। दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है सोशल मीडिया एनालिटिक्स की। जो हमारा आर्टिस्ट है उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्या कह रही है, उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जो सेट ऑफ कमेंट्स आ रहे हैं वो क्या एनालिटिक्स शो कर रहे हैं, या फिर ओवरऑल जो उसकी रीच जा रही है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। हो सकता है कि वो पर्टिकुलरली एक पंजाब, या फिर पंजाब में भी एक लुधियाना में उसकी फ़ैन फॉलोइंग अभी बढ़ रही है। सो वहाँ पे उसको हम पर्टिकुलरली कैसे बढ़ाएंगे पहले, ये सारा चीज़ आ जाएगा एनालिटिक्स के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर। तीसरी चीज़ आती है रियल टाइम फीडबैक। अब रियल टाइम फीडबैक्स क्या होते हैं कि जैसे ही आर्टिस्ट कुछ रिलीज़ करता है, सो उसमें वो फैंस के थ्रू पोल्स कर रहा है, लाइव जा रहा है, एंड बोल रहा है कि हमारा दिस दैट कुछ आया है एंड आप इस पे जाओ, सुनो। अब सपोज करो दो बंदे हैं, एक बंदा क्या है जो सिर्फ लिंक अपलोड कर दे रहा है, ठीक है,
कि मेरा नया गाना आया है, जाके लिंक पे सुन लो। बस उस पे लिंक डाल दी एंड लिख दिया। वहीं पे एक बंदा है जो वीडियोस बना रहा है एंड वीडियोस में खुद पर्टिकुलरली सामने आके बोल रहा है कि मेरा नया गाना आया एंड आप मेरी फैमिली हैं, आप मीन्स इमोशनल कनेक्शन। सो वो गाना चलने के चांसेस एंड वो गाने की सोशल मीडिया मार्केटिंग ज़्यादा होगी। ये सारी चीज़ें रियल टाइम फीडबैक्स में आती है कि आप कैसे कनेक्ट करोगे। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग की स्टडी है। आपने वो गाना सुना होगा द बॉयज़ करके, अभी मीम्स में बहुत गाना चला वो, ठीक है। सो सोचो उस गाने को लिफ्ट करा दिया मीम्स के थ्रू। इंडिया में चला था द बॉयज़ और वो गाने का नाम था बोन्स, शायद आप लोग को याद हो, ठीक है। सो मीम्स पे वो गाना इतना चला कि वो गाना यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई, हर जगह की एल्गोरिदम में पुश हो गया, ठीक है। सो आप इससे समझ सकते हो कि मीम्स या इंस्टा का एल्गोरिदम जो है वो कितना हद तक पावरफुल है कि एक गाने को लिफ्ट कर सकता है, ठीक है। नाइस। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ देख रहे होंगे, कंक्लूज़न। सो बेसिकली हम ब्रीफ में हर एक चीज़ अब सम अप कर रहे होंगे। उसके बाद हम एक मार्केटिंग वालों के लिए, जितने भी लोग अभी जुड़े हैं इसमें, उसमें एक छोटा सा जस्ट आर्टिस्ट मैनेजमेंट जैसा ही एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी या फिर एक प्रॉब्लम देंगे जिसके ऊपर आपको रिसर्च करनी है एंड नेक्स्ट टाइम जब हम मिल रहे होंगे सो वहाँ पे आपको अपनी गूगल फॉर्म्स में सबमिट करना होगा, ठीक है। सो अभी तक जितना हम, पहले मैं आपको केस स्टडी बता देता हूँ नेक्स्ट टाइम की क्या होगी। सो अभी करना क्या है कि आपको एक कोई भी अभी का हिट गाना लेना है, ठीक है, एंड उसको इन्वेस्टिगेट करना है कि इसकी मार्केटिंग कैसे की गई थी। जैसे अभी दोस्त बन के रहते हैं ना, गुरनज़र के अभी गाने बहुत हिट जा रहे हैं। सो उसकी मार्केटिंग कर रही है EYP क्रिएशंस करके, चंडीगढ़ की एक कंपनी है, ठीक है। सो वो उनके गानों को मार्केट कर रहे हैं। सो आपको भी ऐसे ही कुछ गाने पकड़ने हैं एंड देखना है कि इसकी मार्केटिंग कैसे की गई है, कहाँ पे इसकी मार्केटिंग ज़्यादा की गई है। इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा लोगों को रीच किया गया है या यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एड्स चलाए गए हैं। सो ये सारी चीज़ें करनी है। अब एक और चीज़ इसमें इंक्लूड हो जाएगी कि आपको अपना भी व्यू लिखना होगा उसमें कि नेक्स्ट 5 साल में मार्केटिंग एंड प्रमोशन किस तरीके से इवॉल्व होगा, आपको क्या लगता है। अब आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा आप छोड़ सकते हो, एंड अगर आपको समझ में आ रहा है कि 5 साल बाद मार्केटिंग एंड प्रमोशन कैसे चेंज होगा सो आपको उस पर अपना व्यूज़ लिखना होगा, ठीक है। ओवरऑल आज की मीट इतनी ही थी, मुझे इंट्रोडक्शन देना था आप सभी लोगों को। सो उम्मीद है सारे लोग समझ गए होंगे। कोई क्वेश्चन है किसी को है? नो, नो। सो अब हम आपको एक गूगल फॉर्म दे रहे होंगे आपके ग्रुप्स में एंड वहाँ पे आपको बाय नेक्स्ट सैटरडे जितना भी आपका अपना फील्ड है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको पुट अप करना होगा। आप उसको चाहो तो आप रिटन फॉर्म में पेन पेपर पे लिख के इमेज खींच के अपलोड कर सकते हो या फिर आप चाहो तो जस्ट टाइप भी कर सकते हो, उसमें दोनों ऑप्शन होगा, ठीक है। सो अब यहाँ से आप लोग जा सकते हो। आज की मीट यहीं तक की थी। गुड नाइट आप सभी को।